नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने इस यूट्यूब चैनल पर जिसका नाम है जीएस बूस्टर बाय अनूप और मैं हूं अनूप उपाध्याय। साथियों, जिस चीन के साथ भारत की सीमा पर कभी हजारों सैनिक आमने सामने खड़े थे, जिस टकराव में गलवान जैसी घटना हुई, जिसके बाद भारत और चीन के रिश्ते लगभग फ्रीज हो गए, आज उसी चीन के राष्ट्रपति सी जिनपिंग भारत आने की तैयारी कर रहे हैं। और सिर्फ आने के ही नहीं, रिपोर्ट्स के मुताबिक उनके साथ करीब 400 अधिकारियों का बड़ा डेलीगेशन भी हो सकता है। लेकिन कहानी यही खत्म नहीं होती, क्योंकि इसी बीच भारत के सबसे ताकतवर रणनीतिक अधिकारियों में से एक एनएसए अजीत डोभाल बीजिंग पहुंच चुके हैं। डोभाल की मुलाकात हो रही है चीन के शीर्ष नेताओं से, बॉर्डर पर शांति की बात हो रही है, इकोनॉमी, पॉलिटिक्स और ग्लोबल फोरम्स पर रिश्ते सुधारने की चर्चा हो रही है। तो सवाल है कि क्या गलवान के बाद भारत और चीन सच में दोस्त बनने जा रहे हैं, या फिर अमेरिका की बढ़ती ट्रेड पॉलिटिक्स, बदलती दुनिया और ब्रिक्स की राजनीति में मोदी और शी जिनपिंग को एक दूसरे के करीब आने के लिए मजबूर कर दिया है। और सबसे बड़ा सवाल कि अगर भारत और चीन करीब आते हैं तो इसका असर अमेरिका, पाकिस्तान, रूस और पूरी दुनिया की राजनीति पर क्या पड़ेगा। आज की कहानी सिर्फ मोदी और शी जिनपिंग की मुलाकात की नहीं है, आज की कहानी बदलते हुई विश्व व्यवस्था की है। तो साथियों, चैनल पर पहली बार है तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा दीजिए कि यहां आने वाले हर वीडियो का नोटिफिकेशन आप सभी को टाइम पर मिले। वीडियो को अंत तक बहुत ही ध्यान से देखिएगा और फिर अपने विचारों को कमेंट के माध्यम से हम तक अवश्य पहुंचाइएगा। तो चलिए शुरुआत करते हैं आज के सेशन का। आज का टॉपिक आपकी स्क्रीन पर है, अजीत डोभाल चीन में क्या कर रहे हैं, सीक्रेट मिशन का खुलासा। साथियों, यहां सबसे पहले एक बात को समझना बहुत ही ज्यादा जरूरी है। अजीत डोभाल का बीजिंग जाना और शी जिनपिंग के भारत आने की संभावना अचानक हुई घटना नहीं। इसके पीछे पिछले लगभग 2 साल से चल रही एक ऐसी प्रक्रिया है जो धीरे धीरे भारत और चीन के रिश्तों की दिशा को बदल रही है। क्योंकि 2020 के बाद दोनों देशों के बीच स्थिति सिर्फ खराब ही नहीं हुई थी, रिश्ता लगभग एक ऐसे कमरे में बंद हो गया था जहां दोनों तरफ के लोग मौजूद थे, लेकिन भरोसा गायब था। एक तरफ लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल पर भारी सैन्य तैनाती थी, तो दूसरी तरफ आर्थिक फैसले, चीन की कंपनियों और निवेश पर भारत की शक्ति, मोबाइल ऐप पर कार्रवाई और लोगों के आने जाने पर असर। लेकिन इन सबके बीच भारत का एक संदेश बिल्कुल साफ था, अगर बॉर्डर पर स्थिति सामान्य नहीं होगी तो रिश्ते भी सामान्य नहीं हो सकते। यानी नई दिल्ली ने चीन के सामने एक तरह से शर्त रख दी थी कि पहले बॉर्डर पर शांति, फिर बाकी रिश्तों पर बात। और यहीं से शुरू होती है इस कहानी की असली जियोपॉलिटिकल गेम। और यही बात आज की पूरी कहानी को समझने की चाबी है। क्योंकि अब सवाल सिर्फ इतना नहीं है कि अजीत डोभाल और वांग यी क्या बात कर रहे हैं। असली सवाल यह है कि क्या चीन ने भारत की शर्त को स्वीकार करना शुरू कर दिया है। साथियों, 2024 में दोनों देशों के बीच एक महत्वपूर्ण समझौता हुआ, जिसके बाद पूर्वी लद्दाख में लंबे समय से चले आ रहे सैन्य गतिरोध को कम करने की प्रक्रिया आगे बढ़ी। तनाव कैसे रोका जाए, और साथ में यह भी ध्यान रखा जाए कि यह एक दिलचस्प बदलाव जो दिखाई देने लगा, यह पहले बातचीत का केंद्र था, जिस केंद्र में तनाव को रोकने के ऊपर बात किया गया। लेकिन अब बातचीत का दायरा बढ़कर यह हो गया है कि रिश्ते को सामान्य कैसे किया जाए। और यही फर्क बहुत बड़ा है, क्योंकि किसी दुश्मनी को सिर्फ मैनेज करना और रिश्ते को दोबारा रीबिल्ड करना दोनों बिल्कुल अलग चीजें हैं। साथियों, अब ध्यान दीजिए टाइमिंग पर। अजीत डोभाल बीजिंग पहुंचे, वहां चीन के उपराष्ट्रपति हान जेंग से मुलाकात हुई है। बॉर्डर पर शांति और स्थिरता के साथ आर्थिक, राजनीतिक, मल्टीलेटरल प्लेटफॉर्म्स पर रिश्तों को आगे बढ़ाने की बात हुई। मतलब बातचीत अब सिर्फ पहाड़ों और सीमा तक सीमित नहीं है। अब चर्चा ट्रेड की है, राजनीतिक संवाद की है, ब्रिक्स की है और दूसरे ग्लोबल प्लेटफॉर्म्स की। और फिर इसी बीच सामने आती एक बहुत बड़ी खबर कि शी जिनपिंग के भारत आने की संभावना जो है वो देखी जा रही। यानी सवाल उठना लाजमी है कि क्या यह सिर्फ एक ब्रिक्स समिट है, या फिर इस समिट के बहाने भारत और चीन अपने रिश्ते को एक नया अध्याय खोलने की कोशिश कर रहे हैं। लेकिन यहां कहानी में एक बड़ा ट्विस्ट है। भारत और चीन करीब आने की कोशिश जरूर कर रहे हैं, लेकिन इसका मतलब यह बिल्कुल नहीं है कि दोनों के बीच पुरानी समस्याएं खत्म हो गई। बॉर्डर विवाद अभी भी मौजूद है, अरुणाचल प्रदेश का मुद्दा अभी भी संवेदनशील है, हिमालय में दोनों देशों के रणनीतिक हित कई जगह टकराते हैं, और हिंद महासागर से लेकर दक्षिण एशिया तक भारत और चीन एक दूसरे के साथ सहयोगी कम और प्रतिस्पर्धी ज्यादा दिखाई दे रहे हैं। तो फिर सवाल है कि इतनी सारी समस्याओं के बावजूद रिश्ते सुधारने की यह जल्दी आखिर क्यों दिखाई दे रही। और साथियों, यहीं से इस कहानी में एंट्री होती है एक तीसरे खिलाड़ी की, एक ऐसा देश जिसकी नीतियां इस वक्त भारत और चीन दोनों की रणनीति को प्रभावित कर रही है, और वह देश है अमेरिका। लेकिन क्या अमेरिका की बदलती नीतियों ने वाकई दिल्ली और बीजिंग को एक दूसरे के करीब आने का कारण दिया है? और अगर हां, तो क्या भारत चीन के साथ दोस्ती कर रहा है,
या फिर बदलती हुई दुनिया में अपनी नई रणनीति को तैयार कर रहा है? साथियों, अब आते हैं उस सवाल पर जो शायद इस पूरी कहानी का सबसे दिलचस्प हिस्सा होगा। आखिर भारत और चीन को रिश्ते में जो जमी बर्फ पिघलाने की जरूरत अभी क्यों महसूस हो रही? क्योंकि दुनिया बदल रही है। जब दुनिया बदलती है तो देशों को भी अपने पुराने रणनीतियां बदलनी पड़ती है। आज से कुछ साल पहले तस्वीर काफी साफ दिखाई देती थी। एक तरफ अमेरिका और चीन के बीच बढ़ती प्रतिस्पर्धा थी, तो दूसरी तरफ भारत धीरे धीरे अमेरिका के साथ अपनी रणनीतिक साझेदारी मजबूत कर रहा था। लेकिन अब वैश्विक राजनीति में एक नई अनिश्चितता पैदा हुई है, और वो है ट्रेड पॉलिसी और आर्थिक दबाव। और यही वो जगह है जहां भारत और चीन के हित भले ही थोड़ी देर के लिए एक दूसरे से टकराने के बजाय मिलते हुए दिखाई देते हैं। रॉयटर्स की एक रिपोर्ट के मुताबिक अमेरिकी व्यापार नीतियों ने दोनों देशों के लिए एक ऐसा साझा क्षेत्र बनाया है जहां वे बाहरी दबाव को ब्रिक्स और अपने आर्थिक हितों पर हावी होने नहीं देना चाहते हैं। अब इसे एक साधारण उदाहरण से समझिए। मान लीजिए दो लोग एक दूसरे पर भरोसा नहीं करते हैं, दोनों के बीच पुराना झगड़ा है, दोनों एक दूसरे की गतिविधियों पर भी नजर रखते हैं, लेकिन अचानक बाहर से एक ऐसा दबाव आता है कि दोनों के हितों को प्रभावित करने लगता है। तो क्या वे दोस्त बन जाएंगे? साथियों, ऐसा जरूरी नहीं है, लेकिन क्या वे बात करने के लिए मजबूर होंगे? ये ऐसा हो सकता है, और शायद इस समय भारत और चीन के बीच भी यही हो रहा है। भारत के लिए सबसे बड़ा सवाल है, क्या दुनिया की बदलती आर्थिक व्यवस्था में किसी एक देश या किसी एक बाजार पर अत्यधिक निर्भर रहना सुरक्षित है? और चीन के लिए सवाल है कि अगर पश्चिम के साथ आर्थिक और तकनीकी प्रतिस्पर्धा लगातार बढ़ती रही, तो क्या एशिया के सबसे बड़े बाजारों और शक्तियों के साथ संवाद बनाए रखना जरूरी नहीं होगा? और यहीं से दोनों देशों की सोच एक दूसरे के करीब आती है। साथियों, एक बात को ध्यान देना बहुत जरूरी है, करीब हित आ रहे हैं, देश नहीं। और यह दोस्ती की कहानी नहीं है, यह इंटरेस्ट बेस्ड डिप्लोमेसी की कहानी है। और यही वजह है कि एक तरफ अजीत डोभाल बीजिंग में बॉर्डर और व्यापक द्विपक्षीय रिश्तों पर बातचीत कर रहे हैं, तो दूसरी तरफ शी जिनपिंग की संभावित भारत यात्रा की तैयारी की खबरें सामने आ रही। दोनों पक्षों ने आर्थिक, राजनीतिक और बहुपक्षीय मंचों पर संबंध आगे बढ़ाने की बात की, जबकि सीमा विवाद अभी भी एजेंडे के केंद्र में बना हुआ है। अब जरा इस 400 सदस्यों वाले संभावित चीनी डेलीगेशन को भी समझना है। अगर रिपोर्ट सही साबित होती है तो शी जिनपिंग वास्तव में इतने बड़े प्रतिनिधि मंडल के साथ भारत आते हैं, तो इसका मतलब सिर्फ इतना नहीं होगा कि चीन ब्रिक्स की बैठक को महत्व दे रहा है। इसका दूसरा मतलब यह भी हो सकता है कि बीजिंग बातचीत का दायरा सिर्फ राजनीतिक तस्वीर तक सीमित नहीं रखना चाहता, क्योंकि इतने बड़े डेलीगेशन में सिर्फ नेता नहीं होते, उसके पीछे हो सकते हैं अलग अलग मंत्रालय, आर्थिक अधिकारी, व्यापारिक प्रतिनिधि और रणनीतिक बातचीत की पूरी मशीनरी। यानी दिल्ली में होने वाला यह मुलाकात अगर तय योजना के अनुसार आगे बढ़ता है, तो उसके पीछे सिर्फ कैमरे के सामने होने वाली कूटनीति नहीं होगी, कैमरे के पीछे असली बातचीत होगी। किस मुद्दे पर होगी? क्या दोनों देश ट्रेड के रास्ते खोलने पर आगे बढ़ेंगे? क्या लोगों और कारोबार के आवागमन को आसान बनाने पर बातचीत होगी? क्या बॉर्डर मैनेजमेंट के लिए कोई नया मैकेनिज्म तैयार होगा? या फिर सबसे बड़ा लक्ष्य सिर्फ इतना ही होगा कि दोबारा 2020 जैसी स्थिति ना बने? और यही वजह है कि अजीत डोभाल और वांग यी की बैठक इतनी महत्वपूर्ण हो गई है। यह सिर्फ एक औपचारिक बैठक नहीं है साथियों, यह उस जमीन को तैयार करने की कोशिश है जिस पर आने वाले दिनों में मोदी और शी जिनपिंग की संभावित मुलाकात खड़ी हो सकती है। लेकिन साथियों, यह एक बहुत बड़ा सवाल यह है कि क्या चीन वास्तव में भारत के साथ रिश्ते सुधारना चाहता है, या फिर चीन इस समय सिर्फ एक टैक्टिकल पॉज चाहता है? यानी कुछ समय के लिए तनाव को कम करो, भारत को जो है वो बातचीत में व्यस्त रखो, आर्थिक रिश्ते सामान्य करो, लेकिन अपनी बड़ी रणनीति बिल्कुल मत बदलो। क्योंकि अगर चीन की रणनीति नहीं बदली तो सबसे बड़ा टेस्ट बॉर्डर पर नहीं होगा, सबसे बड़ा टेस्ट होगा भारत के पड़ोस में, नेपाल से लेकर श्रीलंका, मालदीव से लेकर हिंद महासागर और सबसे महत्वपूर्ण पाकिस्तान। क्योंकि भारत चीन रिश्तों की असली परीक्षा दिल्ली या बीजिंग के मीटिंग रूम में नहीं होगी, उसकी असली परीक्षा जो है वो वहां होगी जहां दोनों देशों के स्ट्रेटेजिक इंटरेस्ट सीधे टकराते हैं। और यहीं से हम इस बात को समझेंगे कि क्या चीन भारत से रिश्ते सुधार सकता है बिना पाकिस्तान को लेकर अपनी रणनीति को बदले। और यही सवाल तय करेगा कि यह सिर्फ एक डिप्लोमेटिक थ्रॉ है या सच में एशिया के जियोपॉलिटिक्स में एक बहुत बड़ा बदलाव। लेकिन साथियों, अगर भारत और चीन के बीच
बातचीत का ये नया दौर आगे बढ़ता है तो इसका असर सिर्फ नई दिल्ली और बीजिंग तक सीमित नहीं रहेगा। इसका पहला असर पड़ सकता है पाकिस्तान पर, क्योंकि भारत चीन तनाव लंबे समय से दक्षिण एशिया की रणनीतिक राजनीति का एक बड़ा हिस्सा रहा। फिर आएगा रशिया, जो ब्रिक्स और यूरेशियन राजनीति में भारत और चीन दोनों के साथ अपने संबंधों को संतुलित करता है। और सबसे बड़ी लड़ाई होगी ब्रिक्स के अंदर, क्योंकि भारत चाहता है कि यह मंच एक मल्टीपोलर व्यवस्था का प्रतीक बने, जबकि चीन का प्रभाव इस समूह में पहले से काफी मजबूत है। ऐसे में अगर मोदी और शी जिनपिंग के बीच रिश्तों में स्थिरता आती है तो सवाल ये नहीं होगा कि दोनों दोस्त बन गए हैं या नहीं। असली सवाल होगा, क्या दोनों एक ही मंच पर सहयोग करते हुए भी नेतृत्व की प्रतिस्पर्धा को संभाल सकते हैं। क्योंकि आने वाले समय में ब्रिक्स सिर्फ आर्थिक सहयोग का मंच नहीं रहेगा, बल्कि यह तय करने की जगह बन सकता है कि बदलती दुनिया में ग्लोबल साउथ की आवाज कौन तय करेगा, नियम बनाने में किसका प्रभाव ज्यादा होगा, और सबसे महत्वपूर्ण, क्या भारत और चीन मिलकर नई विश्व व्यवस्था को आकार देंगे या उसी नई व्यवस्था के सबसे बड़े प्रतिद्वंदी बनेंगे। साथियों, अगर शी जिनपिंग भारत आते हैं तो सबसे बड़ा सवाल सिर्फ ये नहीं होगा कि मोदी और शी जिनपिंग मिलेंगे या नहीं। असली सवाल ये होगा कि दोनों देशों के बीच आगे अगर हम बात करें तो आगे क्या खुलेगा, कौन सा नया रास्ता जो है वो दोनों के बीच आएगा। क्योंकि बॉर्डर पर तनाव कम करना एक बात है, लेकिन पूरे रिश्ते को नॉर्मल करना बिल्कुल अलग। 2020 के बाद सिर्फ सैनिकों की तैनाती नहीं बढ़ी है, बल्कि दोनों देशों के बीच भरोसा भी टूट गया है। इसलिए अगर अब बातचीत आगे बढ़ती है तो अगला चरण शायद फ्रेंडशिप का नहीं बल्कि सेलेक्टिव नॉर्मलाइजेशन का होगा। यानी जहां दोनों देशों को फायदा दिखे वहां कॉपरेशन बढ़ेगा, लेकिन जहां सिक्योरिटी रिस्क हो वहां भारत अपनी सावधानी बनाए रखेगा। और इसका सबसे बड़ा एग्जाम्पल होगा व्यापार, यानी कि ट्रेड। भारत और चीन एक दूसरे के लिए बड़े इकोनॉमिक पार्टनर्स हैं, लेकिन भारत यह भी जानता है कि जरूरत से ज्यादा डिपेंडेंस भविष्य में स्ट्रेटेजिक वल्नरेबिलिटी बन सकती है। इसलिए अगर रिश्ते सुधरते हैं तो संभव यह है कि ट्रेड और बिजनेस कम्युनिकेशन बढ़े, कुछ रेस्ट्रिक्शन पर बातचीत हो, लेकिन क्रिटिकल टेक्नोलॉजी और स्ट्रेटेजिक सेक्टर्स में नई दिल्ली शायद अपनी सिक्योरिटी कंसर्न्स नहीं छोड़ेगा। यानी रिश्ते बेहतर हो सकते हैं, लेकिन ब्लाइंड ट्रस्ट वापस नहीं आएगा। और साथियों, अगर मोदी और जिनपिंग की मुलाकात होती है तो हमें सिर्फ ये नहीं देखना चाहिए कि कितने एग्रीमेंट साइन हुए। असल सवाल ये होंगे, क्या दोनों लीडर्स फिर मिलने पर सहमत होते हैं, क्या बातचीत का कोई नया फ्रेमवर्क बनता है, क्या बॉर्डर पर कम्युनिकेशन और मजबूत होता है, और क्या दोनों कंट्री किसी नए क्राइसिस के बावजूद बातचीत रखने का रास्ता बनाती है। क्योंकि इंडिया चाइना रिलेशन में असली ब्रेक थ्रू शायद कोई एक बड़ा अनाउंसमेंट नहीं होगा, असली ब्रेक थ्रू होगा कंसिस्टेंसी, बार बार बातचीत, रेगुलर कम्युनिकेशन और किसी नए तनाव के बावजूद रिलेशनशिप को पूरी तरह से टूटने से बचाना। लेकिन यही इस कहानी का सबसे बड़ा सवाल खड़ा होता है, क्योंकि दिल्ली में डिप्लोमेसी हो सकती है, बीजिंग में मीटिंग हो सकती है, ब्रिक्स में लीडर हाथ मिला सकते हैं, लेकिन इंडिया चाइना रिलेशनशिप की असली परीक्षा आज भी तय होती है हिमालय में। क्योंकि अगर बॉर्डर पर कोई भी बड़ा इंसिडेंट हुआ तो सारी डिप्लोमेटिक गर्माहट कुछ ही दिनों में खत्म हो जाएगी। तो सवाल यह नहीं है कि भारत और चीन बातचीत कर रहे हैं या नहीं, असली सवाल यह है कि क्या इस बार दोनों देश अगला बॉर्डर क्राइसिस आने से पहले ही ऐसा मैकेनिज्म बना पाएंगे कि वो रिश्ते को फिर से टूटने से बचा सके। और साथियों, यही से कहानी पहुंचती है सबसे बड़े मुद्दे पर, जिसे हम कह रहे हैं ट्रस्ट। तो साथियों, कुल मिलाकर अगर हम बात कर रहे हैं तो यहीं से इस पूरी कहानी का सबसे मुश्किल हिस्सा शुरू होता है, जो कि बॉर्डर पे बातचीत को लेकर है। साथियों, ट्रेड बढ़ सकता है, मोदी और जिनपिंग एक ही मंच पर दिखाई दे सकते हैं, लेकिन इंडिया चाइना रिलेशनशिप की जो सबसे बड़ी समस्या है वो आज भी सिर्फ बाउंड्री डिस्प्यूट नहीं, सबसे बड़ी समस्या जो है वो है ट्रस्ट डेफिसिट। सोचिए, दो देश बातचीत भी कर रहे हैं, साथ ही एक दूसरे के मिलिट्री कैपेबिलिटी लगातार नजर भी रख रहे हैं। यही इंडिया चाइना रिलेशनशिप की सबसे बड़ी रियलिटी है। डिप्लोमेसी कहती है कि रिश्ते बेहतर करो, लेकिन सिक्योरिटी स्टेब्लिशमेंट पूछता है अगर कल फिर स्थिति बदल गई तो क्या होगा। और यहीं से शुरू होती है कहानी, जिसे कि हम फाइनल कंक्लूजन की तरफ लेकर आगे बढ़ते हैं। और यही वजह है कि भारत के लिए नॉर्मलाइजेशन का मतलब शायद कभी भी पूरी तरह से बिजनेस एज यूजुअल नहीं होगा। नई दिल्ली बातचीत जरूर करेगी, लेकिन अपनी स्ट्रेटेजिक प्रिपेयर्डनेस को कम करने के मूड में शायद नहीं होगी। क्योंकि पिछले कुछ वर्षों ने भारत को एक बात सिखाया है, शांति को सिर्फ शब्दों से नहीं, ग्राउंड की सिचुएशन से जज किया जाता है। और यही चाइना के सामने भी एक चुनौती है। अगर बीजिंग वास्तव में भारत के साथ रिलेशन को स्टेबलाइज करना चाहता है तो सिर्फ डिप्लोमेटिक स्टेटमेंट काफी नहीं होंगे। भारत ये देखेगा कि बॉर्डर पर क्या हो रहा है, मिलिट्री पोस्चर कैसा है, क्या किसी नए तनाव को रोकने के लिए प्रैक्टिकल मैकेनिज्म वास्तव में काम कर रहे हैं। यानी आने वाले समय में इंडिया चाइना रिलेशनशिप को दो अलग अलग ट्रैक्स
पर जो है वो दोनों नहीं चल सकते हैं। एक तरफ डायलॉग और डिप्लोमेसी, तो दूसरी तरफ डिटरेंस एंड प्रिपेयर्डनेस। और शायद यही इस रिश्ते का नया मॉडल होगा, टॉक बट स्टे प्रिपेयर्ड। लेकिन यहां एक और इंटरेस्टिंग बात है साथियों, दोनों देशों के पास तनाव कम करने की वजह भी है, क्योंकि लगातार कन्फर्मेशन भारत और चीन दोनों के लिए कॉस्टली है। बॉर्डर पर मैसिव डिप्लॉयमेंट सिर्फ मिलिट्री इशू नहीं होता, उसके साथ इंफ्रास्ट्रक्चर, लॉजिस्टिक, लंबे समय तक स्ट्रेटेजिक रिसोर्सेज और कमिटमेंट जुड़ी होती है। तो दोनों देशों के सामने शायद एक प्रैक्टिकल सवाल जो है वो देखने को मिलेगा, क्या राइवलरी को खत्म किए बिना उसे मैनेज किया जा सकता है? और शायद आने वाले वर्षों में इंडिया चाइना रिलेशनशिप का सबसे रियलिस्टिक लक्ष्य यही होगा, ना पूरी दोस्ती, ना परमानेंट हॉस्टिलिटी, बल्कि मैनेज कंपटीशन। यानी जहां नेशनल इंटरेस्ट टकराते हो वहां कंपटीशन होगा, जहां बातचीत जरूरी होगा वहां डायलॉग होगा, और जहां दोनों का फायदा होगा वहां लिमिटेड कॉपरेशन भी संभव है। लेकिन इस पूरी स्ट्रेटजी की सफलता एक चीज पर निर्भर करेगी, अगला क्राइसिस आने पर दोनों क्या करते हैं। क्योंकि डिप्लोमेसी की असली परीक्षा तब नहीं होती है जब सब कुछ शांत हो, असली परीक्षा तब होती है जब अचानक कोई इंसिडेंट हो जाए, जब पॉलिटिकल प्रेशर बढ़े, जब सेना आमने सामने हो, दोनों देशों के सामने पीछे हटने का सवाल खड़ा हो। और अगर उस समय कम्युनिकेशन चैनल काम करते रहे, अगर दोनों एस्केलेशन को रोक पाए, तो इसका मतलब होगा कि इंडिया और चाइना ने पिछले वर्षों में कुछ सीखा है। लेकिन अगर फिर वही हुआ, तनाव, आरोप, बातचीत का टूटना, तो आज की सारी डिप्लोमेटिक गर्माहट सिर्फ एक टेम्पोररी पॉज साबित हो सकती है। और साथियों, यही से कहानी अब भारत और चीन की सीमा के बाहर निकलती है, क्योंकि अगर ये दोनों देश अपनी राइवलरी को मैनेज करना सीख जाते हैं, तो इसका असर सिर्फ हिमालय तक सीमित नहीं रहेगा। ब्रिक्स का पावर बैलेंस बदल सकता है, पाकिस्तान का स्ट्रेटेजिक कैलकुलेशन बदल सकता है, रशिया की भूमिका बदल सकती है, और सबसे महत्वपूर्ण, एशिया में अमेरिका की पूरी स्ट्रेटजी पर भी असर पड़ सकता है। तब आखिरी सवाल, अगर इंडिया और चाइना लड़ाई नहीं बल्कि कंपटीशन को मैनेज करने लगे, तो बदलती दुनिया में सबसे ज्यादा फायदा किसे होगा? भारत को, चीन को, या पूरी नई वर्ल्ड ऑर्डर को? अभी तक की चर्चा से आपको अगर समझ में आया होगा तो आप अपने जवाब दीजिए। तो साथियों, आखिर भारत और चीन के बीच चल क्या रहा है? पूरी कहानी का सार बहुत सीधा है साथियों, कि भारत और चीन दोस्त नहीं बन रहे हैं, लेकिन दोनों ये समझ रहे हैं कि लगातार टकराव भी उनके हित में नहीं। अजय डोभाल की विजिंग यात्रा, वांग यी के साथ बातचीत और बॉर्डर पर शांति की कोशिश, ये संकेत है कि दोनों देश पहले रिश्ते को स्टेबलाइज करना चाहते हैं। लेकिन राइवलरी खत्म नहीं हुई है। बॉर्डर डिस्प्यूट, स्ट्रेटेजिक कंपटीशन और एशिया में इन्फ्लुएंस की लड़ाई अभी भी मौजूद है। भारत, अमेरिका, क्वाड, रूस, ब्रिक्स सबके साथ अपने नेशनल इंटरेस्ट के हिसाब से आगे बढ़ेगा। वहीं चीन भी शायद नहीं चाहता कि लगातार तनाव भारत को पूरी तरह से उसके विरोधी स्ट्रेटेजिक कैंप की तरफ धकेल दे। लेकिन असली परीक्षा एक ही जगह होगी, हिमालय में, क्योंकि अगर बॉर्डर पर फिर बड़ा क्राइसिस हुआ तो सारी डिप्लोमेटिक प्रोग्रेस फिर खतरे में पड़ जाएगी। असली असली सवाल ये नहीं कि मोदी और जिनपिंग मिलते हैं या नहीं, असली सवाल है क्या इंडिया और चाइना अपने राइवलरी को क्राइसिस बनने से रोक पाएंगे? और शायद आने वाले समय में दोनों दोस्त नहीं होंगे, एलाइज भी नहीं होंगे, लेकिन एक नई जियोपॉलिटिकल रियलिटी जरूर बन सकती है। नॉट फ्रेंड्स, नॉट एनिमीज, बट मैनेज राइवल्स। और अजय डोभाल की विजिंग यात्रा शायद उसी नए चैप्टर की शुरुआत है। दोस्त नहीं, दुश्मन भी नहीं, लेकिन साथ में चलेंगे। आपको क्या लगता है? आप अपने विचार को जो है वो कमेंट के माध्यम से हम तक पहुंचाएं, और कैसा लगा ये आज का डिस्कशन ये भी जरूर बताएं। तो साथियों, सब्सक्राइब नहीं किया सब्सक्राइब कर दीजिए, शेयर नहीं किया शेयर कर दीजिए, और लाइक नहीं किया लाइक कर दीजिए। अपना ध्यान रखिए, स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए, तंदुरुस्त रहिए, खेलते मुस्कुराते हुए जीवन का आनंद लीजिए। जय हिंद, जय भारत।